नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। अगर आप जीएसटी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे उस पर रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे आपसे जा सकते हैं और आपको कैसे उनका जवाब वहाँ पे देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक के क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं तो व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो पहले जो आपके पे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा के, यानी कि फॉर एग्जांपल से एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट को हटा के, उन्हें हटा के जो आपका ये जीएसटी यहाँ पे लगाया गया है। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। पूरे देश के अंदर जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे लाया गया है। और जीएसटी को कितने हिस्से में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। डिपेंड करते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है। फॉर एग्जांपल आपने अगर जो माल सेल परचेज कर रहे हो यानी कि इंट्रा स्टेट कर रहे हो यानी कि लोकल है, तो उस केस में क्या होगा, आपका टैक्स लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लगेगा। यानी कि जो आपको माल बेच रहा है आपको टैक्स लगा के क्या देगा, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड पे आपको टैक्स लगा के देगा। यानी कि मान लो आप 1 लाख का माल आपको बेच रहा है, 18% टैक्स है। यानी कि फिर जो 9,000 सीजीएसटी लेगा आपसे और 9,000 आपसे एसजीएसटी लेगा। अगर उसी केस हम बात करें आईजीएसटी केस में बात करें, अब वो इंटर स्टेट वहाँ पे माल बेच रहा है, अपना माल बेच रहा है फिर सर्विस दे रहा है, तो यानी कि कुछ भी आपका कर रहा है तो वो क्या है, 1 लाख पे मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख की वैल्यू है, उस पर 1 लाख पे 18,000 कितना टैक्स लग गया, 18,000। तो 18,000 क्या लगेगा, आपका आईजीएसटी लगेगा। कब लगेगा, इंटर स्टेट आपके अगर वैल्यू जो सप्लाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इंटर स्टेट के लिए क्या है आपका सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट के लिए आपका आईजीएसटी लगेगा। यानी कि और ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपसे इनडायरेक्ट तौर पे लिए जाते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो डायरेक्ट तौर पे ले रहे हैं आपसे वो डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स पे करते हैं, वो डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, यानी जैसे जीएसटी है, आपने क्या है कस्टमर ने जाके दुकानदार से माल खरीदा, दुकानदार के आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। यानी कि हम कोई भी माल खरीदते हैं उसके अंदर क्या जीएसटी इंक्लूड होता है। अब जीएसटी की पेमेंट हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट तो पे नहीं करते, दुकानदार को पे करते हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू। अब वो दुकानदार क्या कहता है, जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर लेता है बिल के थ्रू, जो भी आप माल बेच रहा है। अब वो जो टैक्स है किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यानी कि इनडायरेक्ट थ्रू जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। जो जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किसको हटा के, सर्विस टैक्स, एक्साइज और वैट को हटा के ये आपका जीएसटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी यहाँ पे लाया गया था। और ये 3 हिस्सों में डिवाइड आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। डिपेंड कर रहा है ट्रांजैक्शन आपकी कैसी है, इंट्रा स्टेट है यानी कि लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी है, इंटर स्टेट है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो उस केस में क्या होगा, आपका आईजीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो इसके ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे किसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो सबसे पहले कि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, तो काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करना मुश्किल हो जाता था। उस अब क्या है, जीएसटी क्या है, आप हर स्टेट की एक सी रिटर्न जाएंगे सेम, तो क्या है वहाँ पे बिजनेस करना भी आसान हो जाएगा और साथ ही में जो क्या है टैक्स कंप्लाइंसेज वहाँ पे आपके कम हो जाएंगे। तो इसका जो मेन कारण था, यही इसका मेन कारण था लागू करने का। उसके बाद करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर। जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया है जीएसटी यानी कि 3 हिस्सों में आपको डिवाइड की हुई है आपकी। ये आपकी सीजीएसटी है, आपकी सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी आपकी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके बाद आती है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब लग रहा है आपका, जब लोकल सेल परचेज कर रहे हैं, और आईजीएसटी कब हो रहा है आपका, जब इंटर स्टेट कर रहे हैं यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया 3 हिस्से में इसके यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाउ डज जीएसटी वर्क, जीएसटी कैसे आपका ये काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई है दुकानदार है, आप दुकानदार के थ्रू आपने माल खरीदा। अब फॉर एग्जांपल वो माल था 100 रुपये का, उसने उस पर टैक्स लगाया 18% उसका। अब उसने 18 रुपये जो है कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। अब वो कस्टमर क्या है गवर्नमेंट को पे कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेटली बर्डन किस पे आ रहा है, फाइनल बर्डन किस पे आ रहा है, जो है कस्टमर पे आ रहा है। यानी कि वो क्या है गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इस तरीके से जीएसटी यहाँ पे काम करता है, यानी कि इनडायरेक्ट थ्रू से आपसे टैक्स लिया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है।
इस तरीके से जो जीएसटी यहाँ पे काम करता है। जो अल्टीमेटली फिर भी आखिर में जो बर्डन किसे पड़ रहा है, जो फाइनल बर्डन पड़ रहा है, जो जीएसटी यहाँ पे जो कंज्यूमर है उस पर जो जीएसटी का फाइनल बर्डन यहाँ पे उस पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से जीएसटी काम करता है। पहले जैसे कोई भी आप वन पार्टी लगाइए, वो माल खरीद रहा है, सेकंड पार्टी को बेच रहा है, थर्ड पार्टी फिर आगे बेच रही है, फिर फाइनल वो कंज्यूमर को दे रहा है। तो यानी कि टैक्स एक तरीके से देखो सीरीज बनी हुई है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, फिर आगे आगे दे रहा है, फिर आगे दे रहा है, लेकिन फाइनल टैक्स को करना पड़ रहा है कंज्यूमर पे, यहाँ पे कंज्यूमर पे बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो पीछे तो इनपुट ले लेगा वहाँ पे, उसका वहाँ पे वो टैक्स वहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। तो फाइनल जो टैक्स पे की जो बर्डन किस पे आ रहा है, कंज्यूमर पे आ रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे जीएसटी काम करता है। अब बात करते हैं हाउ इज जीएसटी कैलकुलेटेड, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जीएसटी कैलकुलेट करने की सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या है, आपकी जो आउटपुट माइनस इनपुट लायबिलिटी, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या है, जीएसटी आपका निकल के आता है। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आउटपुट लायबिलिटी क्या है, जो आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या है, सेल करी 1000 रुपये की, आपने 1000 रुपये की सेल करी, उस पर टैक्स लगा 18%, तो आपका 180 रुपये टैक्स हो गया। आपका 180 रुपये टैक्स हो गया वहाँ पे। आउटपुट लायबिलिटी आपकी कितनी यहाँ पे 180 रुपये की हो जाएगी। अब आपने कुछ माल भी खरीदा होगा, अपने फॉर एग्जांपल बात कर लेते हो, माल आपने 500 रुपये खरीदा था। अब 500 रुपये पे 18% जीएसटी कितना देखा है, 90 रुपये देखा है। तो यानी कि जो आपका आईटी जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। यानी कि अब क्या है, आप कैसे जीएसटी कैलकुलेट होगा, आउटपुट माइनस इनपुट लायबिलिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। आउटपुट आपने कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है, 180 रुपये किया है कंज्यूमर से, और आप कितना टैक्स पे करके आते हैं, आपने कहीं से माल खरीदा आप उस पर भी टैक्स दे के आए होगा, यानी कि 90 रुपये आपने यहाँ पे टैक्स दिया होगा। तो 180 में से आउटपुट माइनस इनपुट 90 रुपये माइनस करेंगे, तो 90 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इस तरीके से जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब उसके बाद करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो ये रजिस्ट्रेशन से और इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे आईटीसी भी कहते हैं और कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। जीएसटी के मतलब कौन जो रिक्वायर है, किसको जीएसटी नंबर लेना पे कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। तो यानी कि इसकी लिमिट रखी गई है, कोई भी बिजनेस कर रहा है उसकी अगर एनुअल टर्नओवर जो एक्सीड कर जाती है 40 लाख रुपये से, तो उस केस में क्या उसे मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना। और 10 लाख की जो लिमिट रखी गई है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए यहाँ पे 10 लाख की यहाँ पे लिमिट रखी गई है। पहले जो 40 लाख की लिमिट थी, पहले ये 20 लाख की लिमिट थी, इसे लिमिट 20 लाख से बढ़ा के यहाँ पे 40 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उस केस में क्या है, अगर आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है एनुअल टर्नओवर वो आपकी 40 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में आपको क्या है जीएसटी नंबर लेना पे कंपलसरी यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं उसके बाद व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, तो द कंपोजिशन स्कीम अलाउ स्मॉल टैक्स पेयर टू पे अ फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर एज जीएसटी। इसमें क्या है, इस कंपोजिशन स्कीम डीलर्स को क्या है, टर्नओवर की लिमिट दी जाती है, यहाँ पे लिमिट की सेट होती है, उस लिमिट पे क्या है एक परसेंटेज फिक्स जो अमाउंट का टैक्स वहाँ पे करना होता है। इस तरीके से कंपोजिशन स्कीम को इसके जीएसटी के अंदर पे डिफाइन किया जाता है। उसके हम बात करते हैं, वो कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए आप कौन ऑप्ट कर सकता है, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया एक एनुअल टर्नओवर इसके अंदर 1.5 करोड़ यहाँ पे फिक्स की गई है। अगर उसी लिमिट से आप नीचे रहते हैं तो उस केस में क्या आप कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्या होता है। जैसे हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ आईटीसी क्या है, जो भी आप माल परचेज करके आ रहे हैं, जो आप उस पर टैक्स पे किया है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वो टैक्स जो आप पे कर रहे हो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका, वो आपका आईटीसी हो जाएगा। आपका ऑफसेट करने में काम आता है लायबिलिटी, जो आप अपने सामने माल बेचा, आपने भी टैक्स कलेक्ट किया, तो आपकी क्या है लायबिलिटी बन जाएगी पे करने की गवर्नमेंट की। तो लायबिलिटी पे करने के लिए आपका आईटीसी जो यहाँ पे काम आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने 1000 रुपये का माल बेचा है, आपकी लायबिलिटी है टैक्स की 1000 रुपये टैक्स बना 180, आपके 180 रुपये गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी है। लेकिन आपने पीछे जो माल खरीदा है वो आपका आईटीसी है, आप भी तो गवर्नमेंट, आप भी किसी को टैक्स पे करके आओ ना। 500 रुपये माल खरीदा था आपने, अब उस पर टैक्स के कितना किया आपने, 90 रुपये पे किया, तो आपकी जो लायबिलिटी बनेगी 180 माइनस 90 रुपये, तो यानी कि 90 रुपये आपकी लायबिलिटी बन रही है। यहाँ पे आईटीसी आपका कितना है, 90 रुपये, आउटपुट लायबिलिटी 180 रुपये, यानी कि आईटीसी निकालने यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं जीएसटी को, और आईटीसी आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, आप अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैन अ बिजनेस क्लेम आईटीसी ऑन ऑल इनपुट्स। क्या जो है आईटीसी सभी इस पे ले सकते हैं, नहीं। आज जो आईटीसी आप उस सिर्फ उन्हीं पे ले सकते हैं जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए है। जैसे आपने कोई फर्नीचर लिया, कोई
बेड ले लिया आपने, एसी ले लिया, कुछ भी आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जो आपसे बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, तो उस केस में क्या है और या फिर आपके पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं वो चीज़ आप, तो उस केस में क्या आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी सिर्फ उसी चीज़ का आप ले सकते हैं जो आपके बिजनेस पर्पज़ के यहाँ पे यूज़ में आ रही है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आप यहाँ पे आईटीसी यहाँ पे ले सकते हैं। और आईटीसी लेने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी आप बिल ले रहे हैं वो एक वैलिड बिल होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस बिल होना चाहिए। और साथ ही में जो जो आप जिस सप्लायर से माल ले रहे हैं या फिर सर्विस ले रहे हैं वो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे करे R1 के अंदर आपको दिखाए, GST-1 के अंदर आपको दिखाएगा, तभी आप उस केस में आप जो आईटीसी ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अब जीएसटी रिटर्न्स और कंप्लायंस के लिए हम उसमें वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न क्या होती है। जीएसटी रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल सेल्स एंड परचेजेज टैक्स कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्स पेयर। जीएसटी रिटर्न क्या है, जिसके अंदर सारी सेल्स की डिटेल्स आ रही हैं, आपकी परचेज की, आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना आपने पे किया है, यह सारी डिटेल किसके अंदर आ रही है, जीएसटी रिटर्न्स के आ रही है। तो ये जीएसटी रिटर्न यानी कि जो भी आप सेल कर रहे हो उसके अंदर सेल की डिटेल्स आएंगी, किस किस पार्टी को आपने सेल किया, और जो भी आप परचेज कर रहे हो वो परचेज की डिटेल आएगी, कितना अमाउंट आपने परचेज किया, टैक्सेबल वैल्यू क्या, उसकी इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे सेल की क्या है, सारी इस तरीके से यहाँ पे सेल परचेज की डिटेल आएगी। साथ में कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है और कितना पे किया है, ये सारी किसके अंदर आती है, जीएसटी रिटर्न्स की आती है। तो हाउ ऑफन, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ ऑफन शुड अ टैक्स पेयर फाइल जीएसटी रिटर्न्स। तो डिपेंड करता है ये टैक्स पेयर पे, वो जीएसटी रिटर्न्स नीड टू फाइल मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। ये डिपेंड कर रहा है कि वो क्या है, वो उसने क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर रखी है फिर अपनी मंथली ऑप्ट कर रखी है। ये एक लिमिट पे भी डिपेंड करता है, जो आपकी एक लिमिट होती है यहाँ पे, उस लिमिट पे यहाँ पे कि वो मंथली से लेना चाह रहा है फिर क्वार्टरली लेना चाह रहा है। एनुअली क्या आपकी सालाना एक बार रिटर्न जाती है, चाहे आप मंथली ले रहे हो, चाहे क्वार्टरली, आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी होती है। जो एनुअल रिटर्न आपकी होती है GSTR 9 होती है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि कस्टमर कौन से यहाँ पे फाइल कर रहा है, फाइल तो उसे करनी है जीएसटी रिटर्न, चाहे वो मंथली फाइल करे क्वार्टरली फाइल करे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। आपके पास जो जीएसटी रिटर्न कौन कौन सी होती हैं, मेनली जो जीएसटी रिटर्न है, वैसे जीएसटी रिटर्न काफ़ी आपकी 2B है, 2A है, इस तरीके से काफ़ी रिटर्न हैं। जो मेनली रिटर्न हैं उसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न इंक्लूड GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 और GSTR-9C। GSTR-1 क्या होती है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है इसके अंदर। GSTR-1 आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो भी आप सेल कर रहे हो उसके अंदर आप सारी सेल की डिटेल दिखाओगे पार्टी वाइज, वहाँ पे वो क्या होती है, आपकी GSTR-1 होती है। वहाँ पे आपका क्या आता है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने किस पार्टी को कितने अमाउंट की, क्या टैक्सेबल है, क्या टैक्स रेट है, B2B है या फिर B2C है, वो सारी डिटेल क्या है आपकी R1 के अंदर जाती है। GSTR-1 के अंदर जो भी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड यानी कि सेल से रिलेटेड जो भी आपकी सेल होगी वो क्या आएगी, GSTR-1 के अंदर आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR-3B। GSTR-3B क्या है, सम रिटर्न होती है। इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल GSTR-1 के अंदर आपने सेल करी 10 लाख रुपए की, आपकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे निकल कर रही, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे आ गई है। तो क्या है, GSTR-3B में क्या है, आपकी 10 लाख की आपकी सेल आएगी और 1 लाख की यहाँ पे लायबिलिटी शो हो जाएगी। R1 में क्या है, जितनी भी आप लायबिलिटी दिखाते हो वहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। 3B के अंदर क्या आपको वहाँ पे टैक्स ले जाता है आपसे, यानी कि 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, आप पीछे आपने माल भी खरीदा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने माल खरीदा हो 5 लाख का और उस पर टैक्स आपने देखा हो 50,000, तो यानी कि 1 लाख में से 50,000 माइनस करके जो आपकी क्या है 50,000 की लायबिलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है किसको, 3B के थ्रू। अब यहाँ पे वो 50,000 अपनी तरफ से नहीं दे रहा, वो सामने किससे ले रहा है, कंज्यूमर से ले रहा है, कि उसकी जेब से 1 रुपये नहीं जा रहा है, वो कस्टमर से यहाँ पे ले रहा है। पहले उसने कस्टमर से पैसे लिए और पहले कुछ पैसे पहले जो माल लेकर वहाँ दे के आया था, यानी कि डिफरेंस ही पे कर रहा है, यानी कि किससे ले रहा है, कस्टमर से पे कर रहा है। आखिर जो कंज्यूमर जो यहाँ पे उसी पे बर्डन आ रहा है, तो यानी कि किसी को यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना पड़ा, सिर्फ जो लास्ट का कंज्यूमर है उसी को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो टैक्स पे किया था आपका 3B के अंदर पे किया जाता है। GST-9 की बात करते हैं। GST-9 क्या होती है, GST-9 आपकी एनुअल रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न यानी कि पूरे साल के जो भी लेखा जोखा होगा वो पूरा एनुअल रिटर्न के अंदर यहाँ पे फाइल होता है। मेनली इसकी जो यूजली जो लास्ट डेट होती है एनुअल रिटर्न की, GST-9 की जो आपकी लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर यहाँ पे रखे जाते हैं। 23-24 की 31 दिसंबर 2024 की रिटर्न है। अगर किसी को GST-9 से रिलेटेड कोई भी इशू है, कैसे फाइल की जाती है R1 या फिर 3B, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। इजीली मैंने काफ़ी उसमें बताया गया कैसे आप R1 3B फाइल कर सकते हैं। आपको एक बार ज़रूर इंटरव्यू से पहले ज़रूर देखना है कि एक बार आपको माइंड में हो जाएगा हाँ भी कौन कौन सी वैल्यू कैसे पुट की जा रही है, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। और साथ में फिर बात करते हैं
GSTR 9 क्या होती है? GSTR 9 क्या होती है? एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। ये कब फाइल की जाती है? अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर आती है तो उस केस में GSTR 9 सी फाइल की जाती है। और 9 कब आपके लिए मैंडेटरी फाइल करना? अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 9 करोड़ है, सॉरी 2 करोड़ से ऊपर होती है तो उस केस में क्या है, आपको GSTR 9 फाइल वहाँ पे करनी आपकी मैंडेटरी होती है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्या होती है? यानी कि फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास GST नंबर है उन सभी स्टेटों के मिला के GSTओं की जो टोटल सेल होगी उसे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर वहाँ पे कहा जाएगा। और हम बात करते हैं इनकी लास्ट डेट्स की। GSTR 1 आपको कब फाइल करनी होती है? हर महीने की। फॉर एग्जांपल आप जनवरी पीरियड में आप काम कर रहे हैं तो आपको फरवरी में 11 फरवरी तक आपको GSTR 1 फाइल करनी है। और 3 भी कब फाइल करनी है? जैसे जनवरी पीरियड की आप काम कर रहे हैं आप तो टैक्स कब पे करेंगे? फरवरी में पे करेंगे 20 फरवरी तक, यानी कि इसकी लास्ट डेट होती है 20 फरवरी, 20 तारीख होती है अगले महीने की। तो इस तरीके से 20 तारीख आपकी 3B की होती है, R1 की आपकी 11 तारीख होती है। और ऐसे इस केस में ये क्या है, मंथली केसेस की क्वार्टर की डेट वहाँ पे डेट वहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं 9 की, वैसे मैंने आपको बताया 31 दिसंबर होती है। 9C की भी आपकी सेम वही 31 दिसंबर होती है। अब 23-24 की जैसे बात कर रहे हैं, अब 23-24 की रिटर्न अब फाइल होनी है तो 31 दिसंबर 23-24 की यहाँ पे लास्ट डेट है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैन ना टैक्स पेयर रिवाइज देयर रिटर्न्स? क्या जो टैक्स पेयर है GST रिटर्न अपने यहाँ पे रिवाइज कर सकता है? उस केस में क्या है, अमेंड जरूर कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें क्या है रिवाइज आप नहीं कर सकते, अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई R1 के अंदर बिल दिखाया, सेल का बिल है आपका, R1 के अंदर सेल डिटेल जा रही है, आपसे कोई GST नंबर गलत हो गया पार्टी का, फिर इनवॉइस नंबर डालना गलत हो गया, फिर कोई टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस नंबर कुछ भी आपसे गलत हो सकता है, उससे क्या आप अमेंड कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अगली GST रिटर्न के अंदर उसे अमेंड कर सकते हैं। वो अमेंड के ऑप्शन में आप जाएंगे इसलिए वहाँ से अमेंड किया जा सकता है। अमेंड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर इंटरव्यू जा रहे हैं GST टॉपिक से रिलेटेड, आप चैनल पे जाके विजिट करें, उस पर रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो, वो वीडियो जरूर देख के जाए, वो काफ़ी आपके लिए वहाँ पे काम आने वाली हैं। अमेंड आपके जो कैसे, मान लो डेबिट नोट भी हो सकता है, कुछ क्रेडिट नोट भी हो सकता है, उन्हें अमेंड करना होगा तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहाँ पे क्या होता है। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेल किया, अगर आपकी वो वैल्यू डिक्रीज होगी है तो आपको क्या करना होगा, उस केस में क्या होगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की सेल करी, अब उसकी वैल्यू जो है 90,000 की, आपको उसकी वैल्यू कम करनी कैसे करेंगे, फिर क्रेडिट नोट इशू करेंगे उस केस में पार्टी को। तो फिर 10,000 का आप वहाँ पे क्रेडिट नोट दे देंगे तो 1 लाख में से 10,000 के, यानी कि फिर 90,000 की वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करेंगे, डेबिट नोट रेज करेंगे। यानी कि 1 लाख की वैल्यू थी सेल की और आपने वो सेल करी 90,000 में, तो अब उसके 1 लाख वैल्यू बढ़ानी है, पूरी करनी कैसे करेंगे, फिर आप डेबिट नोट रेज करेंगे उस केस में 10,000 का, तो 90,000 से 10,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि सेल डिक्रीज करने के लिए आपके क्या है, क्रेडिट नोट है, और बढ़ाने के लिए आपका डेबिट नोट हो जाएगा। इसी तरीके से परचेज में आपका उल्टा हो जाता है, परचेज को बढ़ाने के लिए आपका क्या है, क्रेडिट नोट हो जाएगा, और परचेज को घटाने के लिए आपका डेबिट नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर शॉर्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर दी कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद GST रेगुलेशंस। अगर आपके साथ क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर GST रिटर्न आप कंप्लायंस जो है फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या है, अगर आप GST रिटर्न कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे तो उस केस में आप पे पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है, फाइन आप पे लगाया जा सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको पे करनी पड़ सकती है, साथ ही में आपको जो GST नंबर सस्पेंड हो सकता है और आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, टाइमली आपको रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी है। तो अगर, और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी को GST रिटर्न से कोई इशू आता है, कोई फाइल करने में इशू है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेल ID डाल दूंगा, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको एक मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप जो आपकी GST रिटर्न वहाँ पे फाइल करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो रेट्स और एग्जाम्पशंस के रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है, हाउ आर गुड्स एंड सर्विस क्लासीफाई अंडर GST? तो गुड्स और सर्विस कैसे GST के अंदर क्लासीफाई की गई है। यहाँ पे क्या है, जो भी गुड्स है GST के अंदर उसका HSN कोड होता है, और साथ ही में सर्विस के लिए क्या है, SAC कोड, यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड है। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी आप गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसमें क्या आपका कोई भी गुड्स हुआ उसका केस में को आपका HSN कोड होगा, और सर्विस कर रहे हैं यानी कि सर्विस कोई भी दे रहे हैं, मान लो आपने किसी वकील से कोई सर्विस ली, कोई वो सर्विस दे रहा है आपको, तो उस केस में क्या आपको सर्विस कोड डाल के देगा यहाँ पे बिल पे। और आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई मान लो कोई आपने लैपटॉप लिया, फ़ोन लिया, कोई भी आपका गुड्स है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है, तो उस केस में क्या है, आपका HSN कोड होगा उसका प्रोडक्ट का, गुड्स का। तो यानी कि गुड्स के केस में क्या होता है, आपका HSN कोड होता है, सर्विस के कोड में आपका SAC कोड होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट रेटेड में क्या डिफरेंस होता है? जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम। तो इस केस में क्या है, एग्जेम्प्टेड जो है जीएसटी में उसमें क्या इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जीरो रेटेड क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई आर टैक्सेबल ऑन विच टैक्स रेट इज 0% बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम। इस केस में क्या है, इसका आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज़ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंदर काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि रिवर्स चार्ज जीएसटी के अंदर क्या होता है। जो अब इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया स्टार्टिंग के अंदर, आपने कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो बाय कर रहा है, मतलब कस्टमर जो बाय कर रहा है दुकानदार से प्रोडक्ट, अब वो टैक्स पे कर रहा है दुकानदार को, अब दुकानदार गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इस केस में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम है। यानी कि जो है दुकानदार कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, अब वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को। इस तरीके से नॉर्मल है, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जीएसटी के अंदर। अब ये इस तरीके से जो टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। यानी कि जो सप्लायर है इस केस में वो आपका गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। आरसीएम के अंदर केस में क्या होता है, जो रिसिपेंट है, जो यहाँ पे सर्विस यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो उस केस में क्या है वो उस केस में वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस लिया आपने, अब वो क्या है गवर्नमेंट को टैक्स तो पे नहीं कर सकता क्योंकि अनरजिस्टर्ड है वो, तो आप रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आप क्या है, उसके बेस पे आप जो आरसीएम पे करेंगे गवर्नमेंट को, उसके साथ में आप उसका इनपुट भी ले लेंगे। आप इनपुट कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी वकील से कोई सर्विस ली, आप उसका क्या आरसीएम वहाँ पे काटेंगे। 1 लाख रुपए का बिल था, आप 18% के फॉर एग्जांपल सर्विस का टैक्स है, तो 18 उस पर 1000 हो जाएगा, तो 18,000 पे आप गवर्नमेंट वहाँ पे कैश में पे करेंगे और साथ ही में उसका वहाँ पे आईटीसी वहाँ पे 18,000 वहाँ पे इनपुट ले लेंगे 3B के अंदर। और आई से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जरूर आपको वीडियोस देखनी है, आपको गूगल सर्च करके जाना है। तो आपको मैंने शॉर्ट बता दिया आरसीएम और एफसीएम यहाँ पे क्या होता है। यानी कि आरसीएम में क्या है, जो रिसिपेंट है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, और एफसीएम में क्या हो जाएगा, वो जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे करता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आता है आपके पास, कैन अ बिजनेस स्विच फ्रॉम रेगुलर जीएसटी टू कंपोजिशन स्कीम और वाइस वर्सा। क्या ये जो एक जो है रेगुलर स्कीम से जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं, या फिर कंपोजिशन स्कीम से जीएसटी रेगुलर स्कीम के अंदर हम आ सकते हैं? जी हाँ, दोनों में हो सकता है। अगर आप लिमिट में हैं, लिमिट सेट होती है इसके अंदर, तो आप दोनों में वाइस वर्सा आप ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन बात यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अगर टिप्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या चीज़ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खासकर जीएसटी इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, जो आपको अपडेट रहना है जीएसटी लॉ एंड रेगुलेशन से। काफ़ी बार देखा गया है जो अब पुराने क्वेश्चन तो आप पता होते हैं, लेकिन जो अपडेशन आपकी जीएसटी में भी हाल फिलहाल में आई होती है, अपडेट होती है, उनसे अपडेट नहीं होते हैं। तो क्या आपको खास यहाँ ध्यान रखना है, जीएसटी से अपडेट आपको जरूर रख के जाना है, उनसे उनके लॉ और रेगुलेशन के बारे में जरूर आपको यहाँ पे पढ़ के जाना, जो हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं। उसके बाद क्या है, आपको अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन डिफरेंट इंडस्ट्री। इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हर इंडस्ट्री पे जो जीएसटी का अलग अलग वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपको जीएसटी के आपको जो केसेस है प्रैक्टिकल, जो भी आपसे वो प्रैक्टिकल भी आपसे कोई केस आपको दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको भी स्टडी वहाँ पे करके जानी है। जिस भी इंडस्ट्री में जाए, यानी कि उससे रिलेटेड केस आपको वहाँ पे पढ़ के जाने हैं, और उस पर कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ता है आपको वहाँ पे वो देख के जाना है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी निकल के आते हैं कि आपसे वो पूछ सकता है, जैसे हाल फिलहाल में चलता है आपका टॉपिक ये इनवॉइस के बारे में, ईवी बिल के बारे में आपसे पूछ सकता है। इनवॉइस जो आपको किसको बनाना होता है, इनवॉइस जो है आपकी जिसकी लिमिट आपकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ की यहाँ पे रखी गई है। अगर आपके 5 करोड़ से टर्नओवर जो ऊपर हो जाती है, तो उस केस में क्या आपको इनवॉइस आपके लिए बनाना मैंडेटरी हो जाता है। इनवॉइस कैसे बनाया जाता है ऑफलो एंड टूल के थ्रू मैंने बताया हुआ है, उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके आप दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ईवी बिल के बारे में। ईवी बिल कैसे बनाया जाता है, ईवी बिल क्या है, इसके लिए भी एक लिमिट सेट की है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में माल सेल कर रहे हैं, यानी कि इंट्रा स्टेट है, सामने वाले भी दिल्ली की पार्टी है, तो उसके अंदर क्या टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू जो है 1 लाख के यहाँ पे रखी गई है। टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू फ़र्क क्या होता है, जो आप माल खरीदते हैं, माल आपका 100 रुपये का, उस पर टैक्स लगा मान लो 18 रुपये, तो उस पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 118, तो 100 और 18 118, तो टैक्स वैल्यू 100 रुपये, टैक्स 18, इनवॉइस वैल्यू 118। यानी कि जो 100 यानी कि यहाँ पे जो 1 लाख की वैल्यू आपको सेट की गई है, वो क्या है आपकी यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू है। यानी कि इनवॉइस वैल्यू जो आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट के अंदर दिल्ली के अंदर, तभी उस केस में क्या आपका ईवी बिल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 लाख से ऊर हो जाएगा
तो उस केस में क्या आपका ई वे बिल वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्या होगा, अगर 50,000 के पे लिमिट रखी गई इनवॉइस वालों को, 50,000 से ऊपर है इंटरेस्ट रेट के केस में तो आपको ई वे बिल वहाँ पे बनाना मैंडेटरी होता है। और ई वे बिल किस लिए बनाया जाता है, जो आपकी गुड्स, आपकी जो मूवमेंट होती है, गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जो आपका ई वे बिल बनाया जाता है। सर्विस के केस में क्या ई वे बिल बनाया जाता है, अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। सर्विस के केस में कोई जो आपका ई वे बिल नहीं बनाया जाता है, इससे जो सिर्फ ये ई वे बिल कब बनाया जाता है, आपका गुड्स के केस में बनाया जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी जरूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको एक बार दोबारा चेक करने तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।